ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 को। कहाँ पे हुई? पेरिस में। यहाँ पर 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए। उन्हें एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया था। बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए और उन्होंने वहाँ पर बास्तिल की जो जेल थी उसको तोड़कर कुछ लोगों को आज़ाद करवाया। उन्हें जेल में भारी मात्रा में गोले बारूद मिलने की संभावना थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। अब पूछा जाए कैदियों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 को। कहाँ पे हुई? पेरिस में। किस लिए हुई? अधिकांश जन पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, इसलिए मतलब ये जो क्रांति थी ये जनता ने की है। किस लिए? पावरोटी की बढ़ती हुई कीमतों के लिए। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो उस समय पर कौन था शासक? लुई 16वां। फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने एस्टेट जनरल जो प्रतिनिधि सभा होती है बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीन एस्टेट होते थे। एक साधारण वर्ग था, एक पादरी वर्ग था और दूसरा कुलीन वर्ग होता है। एक पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था और तीसरा था साधारण, जिसमें बड़े किसान, व्यापारी, जमींदार, छोटे किसान, भूमिहीन किसान सब शामिल थे। यह सभा अंतिम बार कब हुई थी? 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन किया। मतलब नए कर लगाने के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। जो तीनों एस्टेट थे उनमें से 300 सदस्य आते थे और तीसरे एस्टेट से कितने थे? 600। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व समर्थ और शिक्षित वर्ग कर रहा था। किसानों, औरतों और कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था, मतलब इनको सभा में नहीं बुलाया गया। तो जो शिक्षित और पढ़े लिखे लोग थे वो साथ में 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायतों और मांगों की सूची लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी, अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा कि वो अपने तीसरे एस्टेट वाले अपने 600 लोगों के प्रतिनिधियों का हर कैंडिडेट से मतलब वोट डलवाना चाहते थे। प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक संस्था थी, मतलब जो लोकतंत्र में जो सिद्धांत चलाए जा रहे हैं वही लागू किए जाएंगे। रूसो ने ये सब बातें अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया
तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। मतलब तीसरे जो साधारण लोग थे, तीसरे एस्टेट वाले, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने इसकी अवहेलना की। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुआ और नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उसको शपथ ली कि जब तक सम्राट शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं करेगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो किस तारीख को ये वहाँ पर टेनिस कोर्ट में जमा हुए हैं? तो 20 जून को। इसका नेतृत्व पूछा जाए कि तीसरे एस्टेट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबे और आब्बे। मिराबे एक मतलब कुलीन, मतलब दूसरे एस्टेट से संबंध रखता था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरतों से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आब्बे जो थे वो प्रथम वर्ग के थे, मतलब कुलीन जो होते हैं पादरी वर्ग, उसके थे। उन्होंने तीसरे एस्टेट क्या है के शीर्षक से अत्यंत प्रचार प्रसारित पुस्तिका पैम्पलेट निकाले इन्होंने। किसने? आब्बे ने, जो किस वर्ग के थे? पादरी वर्ग के। और मिराबे कौन से वर्ग के थे? कुलीन वर्ग के। पूछा जाए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया? तो आब्बे और मिराबे ने। किस तारीख को वहाँ पे भीड़ जमा हुई? 20 जून को। और कौन सी नेशनल असेंबली घोषित की गई थी? जिस तरह से नेशनल असेंबली प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो चुका था। 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोल दिया गया, उसे नस्ते ना, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरे और लठेरे बुला दिए हैं, मतलब बाहर से ये सारे काम किए गए हैं, सम्राट के द्वारा ये सब आंदोलन के कार्य किए गए हैं। अपनी विरोधी प्रथा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। कब दी है नेशनल असेंबली को मान्यता? संविधान पर 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली व्यवस्था के अनुमोदन का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। तो कौन सी? नेशनल असेंबली के नाम से गवर्नमेंट बना दी गई। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था? 1774 में बुर्बो राजवंश लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसकी उम्र केवल कितने साल थी? 20 साल। उसका विवाह कहाँ की राजकुमारी से हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से। ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। लेकिन राज्यारोहण के समय उन्होंने राजकोष खाली पाया। लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार को शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था। पूछा जाए कि किसके उपनिवेश थे? तो अमेरिका के उपनिवेश थे। किससे आज़ाद करवाए थे? ब्रिटेन से। और लुई 16 ने इसमें उनका साथ दिया था, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर जो कर्ज था पहले 2 लाख था, अब वो 10 अरब लिब्रे का हो चुका था। सरकार से कर्जदार अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे।
जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी वो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अब कर्ज के रूप में देने लगी थी। फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बट गया था। केवल तीसरे एस्टेट की जो हमारा समाज था ना, फ्रांस का समाज था, वो प्रथम एस्टेट, सेकंड एस्टेट और तृतीय एस्टेट में बट चुका था। ओनली थर्ड एस्टेट के लोग ही क्या देते थे, कर देते थे। पादरी और कुलीन वर्ग ये दोनों उस कर का यूज़ करते थे। सबसे अमीर वर्ग से कर नहीं लिया जाता था, केवल गरीब लोगों से ही कर लिया जाता था। तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा कर रहे थे। वर्ग में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज इन संस्थाओं के लिए होता था। पूरी आबादी में लगभग कितने परसेंट, 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों का कुछ विशेष अधिकार जन्मांध प्राप्त था। इसके कारण सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था कि राज्य को दिए जाने वालों करों से ये दोनों मुक्त थे, क्योंकि इन्हें कर ही नहीं देना पड़ता था। अब कर कौन से थे और किसको देने होते थे? चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा लेता था, जिसे टाइद कहते थे या जिसे धार्मिक कर भी कहा जाता था। क्वेश्चन आता है कि टाइद कर किसे दिया जाता था? तो चर्च को। कैसा कर था? ये एक धार्मिक कर था। तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष रूप से लिया जाने वाला कर था। अब कैसे लोगों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो वो था टाइद। टाइद कौन सा था? जो मतलब चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। और कृषि उपज का कौन सा हिस्सा होता था? 10वां हिस्सा। और टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। इसे प्रत्यक्ष कर भी कहते थे। टाइल को अप्रत्यक्ष कर किस किस पे लगाया जाता था? एक तो नमक पर और दूसरा किस पर? तम्बाकू पर। इन पर लगाया जाता था। अब आ जाता है इसमें जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी क्रांति के समय पर? 2.8 करोड़। अनाज के उत्पादन की तुलना में इनकी मांगें भी बढ़ेंगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांगें भी बढ़ेंगी। अधिकांश लोगों ने खाने की कीमतों में इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई कि कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूर महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। इसलिए अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती गई, क्योंकि अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। इसलिए जीविका का संकट पैदा हो गया। रोजी रोटी का संकट पैदा होने से इसे जीविका संकट कहा जाता है। अनाम क्या होता है? जिसका नाम मालूम नहीं होता। और जीविका संकट क्या है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए लोगों को न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं। मतलब उनको खाने के लिए भोजन ही नहीं मिलता, तो वो होता है जीविका संकट। अब इस चित्र में दिखाया गया है शैतान को जीतना तो उसका लालच उतना ही बढ़ता चला गया। अब इसमें जो कुलीन वर्ग है ना, वो तो एक मकड़े का नाम दिया गया और किसान को एक मक्खी का। मकड़ा किसको? मक्खी को अपने जाल में जकड़ता ही जाता है। इस चित्र में ये दिखाया गया है। जब क्रांति हुई उसके बाद उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। मतलब उस टाइम पर कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग उभर रहा था।
बढ़ते हुए अकाल के समय किसान और कामगार विरोध कर रहे थे, परंतु उसके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समुदायों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे। तब पूछा 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग। तो फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय कौन सी सदी में हुआ? 18वीं शताब्दी में, जिसने फैलते समुद्र पारित व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समस्त लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो मतलब जो हमारा तीसरा एस्टेट उसमें साधारण लोग थे, बड़े व्यापारी भी थे, किसान भी थे, शिक्षक भी थे, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, सब लोग शामिल थे। जो शिक्षित वर्ग था वो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा था, क्योंकि उसको जो लोग शिक्षित होते हैं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता और समानता नियम और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जोक रूसी जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की है। तो अपने स्वतंत्रता, समानता और समान अवसरों के लिए अपनी परिकल्पनाएं किसने दी हैं? जॉन लॉक ने और जॉन जोक ने। अपने द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में, ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी बुक है? ये जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक की जो बुक है ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। तब पूछा जाए दैवीय निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किस पुस्तक में किया गया है? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। किसने किया है? जॉन लॉक ने। रूसो ने भी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता के प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक हो गई? रूसो की। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो पुस्तक रचना की है। सरकार के अंदर 3 मतलब सत्ता के पार्ट बताए हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा की बात की गई है। तो देवी अधिकारों के बारे में पूछा जाए, देवी अधिकार निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किस बुक में किया गया है? तो द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जो किसकी है? जॉन लॉक की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसी है? रूसो की, जिसमें जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच की सामाजिक अनुबंध है उनके बारे में है। और मोंटेस्क्यू ने दी है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो हमारे जो लॉ हैं उनको 3 भागों में बांटा जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। इसमें जो फ्रांस था उसने साथ दिया था, और फ्रांस के ऊपर पहले 2 लिब्रे का कर था और फिर कितना बढ़ गया था? 10 लिब्रे का। जिसके ही कारण मतलब धीरे धीरे आगे चलते हुए जो राजकोष होता है वो खाली होता चला गया, और लुई सोल्वे ने कर लगाने के लिए सभा बुलाई थी। उसके बाद ये क्रांति शुरू हुई थी। अब देखो, लुई सोल के अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दी गई थी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उल्लंघन का आदेश पारित कर दिया था, और जो धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए थे। चर्च के स्वामित्व वाले भूमि जब्त कर ली गई थी। जो पादरी वर्ग थे जो कर ले रहे थे उन सब भूमियों को समाप्त कर दिया गया। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब पूछा जाएगा नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय उन सभी शक्तियों को किस में बांटा जाए?
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बुक किसकी थी? मोंटेस्क्यू की। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब जो नेशनल असेंबली था, उन्होंने कानून बनाने के लिए कि किस किस को वोट का अधिकार दिया जाए। सर्वप्रथम नागरिक और निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। तो किस किस के? तो जिसको 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को सक्रिय मत का अधिकार था, जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। औरतों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें क्या कहा गया? महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक बताया गया। जो महिलाएं थी उन्हें निष्क्रिय नागरिक घोषित किया गया। ठीक है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा के साथ शुरू किया गया था। अब ये देखो, इसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा का 1790 में लेव बार्बिए द्वारा चित्र बनाया गया है। तो मतलब चित्र किसने बनाया है? ले बार्बिए ने। अब घोषणा पत्र कब शुरू, मतलब कब लागू किया गया? तो 1790 में। और कानून में कब लागू हुआ? 1791 के संविधान में असेंबली को सौंपा गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें, जनता का मित्र लाम्पी द पल्प नामक अखबार किसका है? जियोपोल मरा का। तो ये न्यूज़पेपर का नाम भी आ सकता है। जनता का मित्र किसका है? जियोपोल मरा या फिर लाम्पी द पल्प। ये पुरुषों और नागरिकों का अधिकार की घोषणा पत्र हैं जो दिए गए हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्र रहेगा और उसके अधिकार समान होंगे। संपत्ति, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध के अधिकार दिए गए हैं। ये सब इनके घोषणा पत्र में शामिल बातें हैं। अब इनके प्रतीक चिन्ह है। टूटी हुई जंजीर किसका होता है? स्वतंत्रता का। छड़ों का बच्चीदार गट्ठा, मतलब ये एकता का प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँखें हैं, जो मतलब सूर्य की किरणें अज्ञात रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। राजदंड क्या है? सही सत्ता का प्रतीक है। अपने पूंछ मुंह में लिए हुए क्या है? अंगूठी, मतलब समानता का प्रतीक, कि हर जगह सभी को समानता का अधिकार मिले। लाल फ्रेजियन टोपी किसका है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी है ये। अब फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से थे? नीले, सफ़ेद और लाल। 3 रंग कौन कौन से हैं? नीला, सफ़ेद और लाल। कानून का मानवीय रूप किसे बनाया गया है? डेन्नी वाली स्त्री को, जो उसके सूचना पट पे दिखाया गया था। विधि पट, कानून सबके लिए समान है, इसकी नज़र में सब बराबर है। ये इन पे इसके कानून, मतलब विधि पट पे उनके वो लिखे हुए हैं समानता के अधिकार। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, और उसके बारे में देखेंगे। लुई सोल्वे ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर पर्सा के साथ उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों शासक भी चिंतित थे। 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। इस योजना पर अमल होता अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रेल के विरुद्ध घोषणा कर दी। जो नेशनल असेंबली, या हमारे यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी नेशनल असेंबली के नाम से, उसे इस बात का पहले ही पता चल जाता है और उसने पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध की घोषणा कब की गई है? अप्रैल 1792 में। किसने की है? नेशनल असेंबली ने। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। इससे युद्ध को
यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया गया है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसे कवि राजे दे लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी कहा जाता है। यह गीत पहली बार मार्सिलियों के सब सेविकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इस गाने का नाम मार्सिले हो गया और फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया। फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो मार्सिले। किसने गाया है? इसका मतलब राइटर या फिर गायक कौन, कवि कौन है? राजे दी लाइट। तो इसी को फ्रांस का राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपने कार्य योजनाओं पर बहस कर रहे थे। जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। उसका नाम पेरिस की भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द जैकब के नाम से पड़ा था, जो राजनीति समूह का अड्डा बन गया था। अब महिला भी सक्रिय हो गई थी, क्योंकि पुरुषों को मतों का अधिकार मिल गए थे लेकिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला, जिसके कारण महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते हैं। इसमें छोटे जमीन दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले सभी लोग मजदूर जो शामिल थे, जिसका नेता कौन बन जाता है? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारागारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय कर लिया था। कॉन्वेंट कौन थे? धार्मिक जीवन की समर्पित समूह की एक इमारत होती है कॉन्वेंट। और इसका जो मतलब कौन बना था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इनका मतलब नेता बन गया एक तरह से। जैकोबिन को सोकुलात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और स्वतंत्रता का प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों के महंगाई भाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई। 10 अगस्त को सुबह उन्होंने टुलेशिया के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। तो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनकी संपत्ति हो या न हो, को मत का अधिकार दिया जाए। नवनिर्वाचित असेंबली को कॉन्वेंट का नाम दिया गया। जो नई संस्था बनी उसको क्या नाम दे दिया? कॉन्वेंट का। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। फ्रांस को इस गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव किया जाता था। लुई 16वें न्याय द्वारा देशद्रोह के आरोप की मौत की सजा सुना दी गई। तो जो लुई 16वां है उसको देशद्रोही करार कर दिया गया और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो लुई 16वें को फांसी की सज़ा कब हुई है? 21 जनवरी 1793 को। और जो इसकी वाइफ थी मैरी एंटोइना, उसको भी फांसी दी गई है। फिर उसके बाद आता है आतंकराज। अब आतंकराज कब से कब तक चला है? 1793 से 1794 तक आतंकराज का युग रहा। रोबेस्पियर ने नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली में सहमति रखने वाली सभी पार्टियां, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जो आतंकराज था उसके टाइम पे कौन सी जो न्याय की जो पद्धति थी उसे क्या कहा जाने लगा? गिलोटिन। मतलब गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जिस पर व्यक्ति के सर को रख के ऊपर से उसको चला दिया जाता था और वो 2 खंभों के बीच होती थी और उसे उसका सर कट जाता था।
इसका नाम गिलोटिन क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी गिलोटिन के नाम मतलब इसी ने इसका आविष्कार किया था, इसी ने इसको बनाया था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपनी अनाज शहरों में जाकर सरकार के द्वारा तय कर कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी रखना खाना अनिवार्य कर दिया गया। बातचीत और संबोधनों में भी बराबरी का आचार व्यवहार का कानून लागू किया गया। अभी कह रहे हैं मास्यूरिन महाशया और मदाम होता है महोदया, मतलब महिलाओं के लिए महाशया और पुरुषों के लिए महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी जो पुरुष और महिलाएं थी उनको क्या नागरिकों को सितोयेन और महिलाओं को सितोयिन कहा जाने, नागरिक का मतलब महिलाओं को कहा जाने लगा। पहले उनको क्या कहा जाता माशा और महोदया, अब उनको क्या कहने जाने लगा पुरुषों को सितोयेन और महिलाओं को सितोयिन कहा जाने लगा। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को अपनी सख्ती से लागू किया, जिसके तराई मतलब उसने अपने जो सारे नियम थे लोगों के ऊपर एक तरह से थोपने शुरू कर दी। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे भी दोषी ठहरा दिया गया और उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसने जो कानून थे वो इतनी सख्ती से लागू किए कि लोगों पर उसके प्रभाव गलत पड़ने लगे, इसलिए लोग इसे ही दोषी ठहराकर इसे ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब आतंक राज कब से कब तक रहा? 1793 से 1794 तक। इसका नेता कौन रहा? तो रोबेस्पियर। इसे फांसी पर कब चढ़ाया गया? जुलाई 1794 में। किस पे? गिलोटिन पर चढ़ाकर इसकी हत्या कर दी गई। अब आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ जाती है। जो मध्यम वर्ग था उसकी सरकार को किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्टरी। इसमें 5 सदस्यों की एक मतलब कमेटी या कार्यपालिका बनाई जाती है। इसके प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर मतलब जो 5 कमेटियां बनाई गई थी उनका झगड़ा आपस में परस्पर बना ही रहता था। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता था और जब परिषद उसे बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी, डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। जैसे जैसे डायरेक्टरी के लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, उसी टाइम पर नेपोलियन बोनापार्ट मतलब अब पूछा जाए डायरेक्टरी ने किस तानाशाह का रास्ता प्रशस्त किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि संवत्ता, समानता, बंधुत्व प्रेरित आदेश बने रहे। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या दिया? तो उसने स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का प्रेरणा दी, मतलब ये आदर्श दिए फ्रांसीसी क्रांति ने। फ्रांस में महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी आरंभ कर दी थी, जिसके कारण मतलब क्लबों की स्थापना हुई। जो महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में अपनी मतलब आवाज़ उठाने के लिए। कितने? 16 क्लब। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेंस सबसे मशहूर क्लब था। ये एक सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेंस।
1791 के संविधान में उसे निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। किसको? महिलाओं को। जो अधिकार पत्र जारी हुए थे 1790 में, 1791 में उसे लागू किया गया था, उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब पिता उन्हें मर्जी से खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्वैच्छिक अनुबंध माना गया है शादी को, मतलब वो अपनी इच्छा से कर सकती है। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाएगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। इन सभी की मांग कौन कर रही है? महिलाएं कर रही हैं। और जो फ्रांस है उसमें महिलाओं को 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अब ये है ओलंपे दो गूंज, एक महिला है जो सबसे फेमस हुई। ओलंपे दो गूंज एक क्रांतिकारी महिला थी, राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला थी और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्रों का इसने विरोध किया। महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया, इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा तैयार किया। इसने महिलाओं के लिए अधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया था। 1793 में ओलंपे दो गूंज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कॉन्वेंस देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तो कौन सी महिला थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए फांसी दे दी गई थी? ओलंपे द गूंज। इन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र बनाई। अब धीरे धीरे करके फ्रांस में महिलाओं को भी अधिकार मिल गया, मध्यम वर्ग भी आ गए। अब उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन किया गया कि दास प्रथा को वहाँ से समाप्त किया जाए। पहले दासों का व्यापार होता था फ्रांस में। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। जो जैकोबिन शासक थे उनका एक सुधार कौन सा था? दास प्रथा का खत्म करना। कैरोबियन उपनिवेश जिनके द्वारा दासों का व्यापार होता था कौन कौन से? मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो। तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। ये जो उपनिवेश थे इनसे तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसे भेजी जाती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इसी कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय व्यापार द्वारा पूरा किया गया। मतलब किस किस के बीच व्यापार हो रहा था? ये यूरोप, त्रिकोणीय व्यापार शुरू हो गया। किस किस के बीच हो गया? यूरोप के, अफ्रीका के और अमेरिका के। जब इन तीनों में व्यापार होते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणीय व्यापार। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अब पूछा जाए दास व्यापार कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ? तो 17वीं शताब्दी में। पहले क्वेश्चन आया था मध्यम वर्ग कब अस्तित्व में आया? तो 18वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागरें वारदे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाए जाते थे। फ्रांस में कौन सी बंदरगाह है? नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाए जाते, जहाँ से वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग या हथकड़ियाँ डालकर ऑस्ट्रेलियाई अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियन द्वीप के 3 माह की लंबी यात्रा के बाद जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्होंने बागान मालिकों को बेच दिया जाता था, मतलब वहाँ जाके उन्हें बेच दिया जाता। दास धर्म के बल पर यूरोप बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करने की संभव हुआ। मतलब दासों की सहायता से ये व्यापार किए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं थे? श्रम उपलब्ध नहीं था। वांदे और नान्ते जैसी बंदरगाहें फलते फूलते दास व्यापार के कारण की समृद्ध नगर बन गए। मतलब दास व्यापार पूछा जाए कौन से बंदरगाहों से होता था? वांदे और नान्ते बंदरगाह से होता था।
नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए गए। जो नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया इनके खिलाफ, मतलब दास प्रथा पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से। 1794 में कॉन्वेंस ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों को मुक्त का कानून पारित किया। किसने किया है? मतलब कानून पारित कब हुआ है? 1794 में। किसने किया है? कॉन्वेंस ने। छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, मतलब ये जो कानून पारित किया गया है कॉन्वेंस के द्वारा, ये 1794 में तो पारित हुआ, लेकिन कुछ ही समय तक लागू हुआ। 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। पूछा जाए नेपोलियन ने क्या शुरू किया? तो दास प्रथा को। 1794 में समाप्त हुआ, लेकिन नेपोलियन ने आते ही इसे फिर से शुरू कर दिया। बागान मालिकों ने अपने आर्थिक हित साधनों के लिए अफ्रीको निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। जो अफ्रीकी निग्रो लोग थे उनको ये दास बनाने लगे। क्यों? व्यापारी, क्योंकि इन्हें अपने कार्य को करवाना होता है। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? अब फ्रांस से, मतलब इसके बाद दोबारा से दास प्रथा शुरू नहीं हुई यहाँ पे। तो दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? 1848 में। निग्रो पूछा जाए कौन होता है? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग होते हैं। ये अपमानजनक शब्द है, इसका इस्तेमाल प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये एक चित्र दिखाया गया है दासों का, किस तरह से इन्हें ले जाया जाता था, मुक्त, फिर इनको मुक्त कर दिया है, तो एक खुशी बना रहे हैं अपनी। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जिसे क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी सुधारने का प्रयास किया है। मतलब ये जो हुई है, ये सब बुक्स वगैरह सेंसर लागू हुए, लोगों ने अखबार, पुस्तकें, प्रचार पत्रिकाएं, ये बहुत मात्रा में हुई, जिसके लोगों ने पढ़ के इनसे ज्ञान ग्रहण किया और उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की सहायता से नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिए। ये सब इन्होंने अपने लिए लड़े और इन्होंने अपने अधिकार लिए। अब आ जाता है सारांश। क्या आता है? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। जो डायरेक्टरी था उसके अंत के बाद, या उसने आपस में लड़के किसको इसमें शासन में ला के खड़ा कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट को। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाया और बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में ले ली। इसी तरह से आगे चल के निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पत्ती पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, शरों में तो उन्होंने अच्छे कार्य किए, लेकिन कुछ समय के बाद उसने भी तानाशाही शुरू कर दी थी। जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद दिलाई पहले, तो जल्द ही उसने सैनिकों को लोग हमलावर मानने लगे थे। 1815 में, अब वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? 1815 में। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और अधिकार कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद भी बना रहा। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को दिए हैं। औपनिवेशिक समाज ने संप्रभुत्व और राष्ट्र राज्य की स्थापना अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। जो हमारे देश के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी इन विचारों से प्रेरणा लेने के बाद दो ठोस उदाहरण दिए हैं।
राजा राम मोहन राय ने उस समय यूरोप में फैल रहे विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति को बाद में जुलाई क्रांति ने इसकी कल्पना को नरदर कर दिया। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि यह दुर्घटना के कारण वे इन दोनों लंगड़ा कर चले थे। इससे इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे थे कि क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिलाए जाएं। ये एक कार्टून दिखाया गया है इसमें। ये थी फ्रांसीसी क्रांति। कल अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।